हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो ये जो क्लासेस है ये कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है ये हम स्पेस साइंस के बारे में बात करेंगे। तो महाकाश में जाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे यूज होती है, इसके बारे में आज डिटेल्स में बात किया जाएगा, जो एक ऐसा टॉपिक है कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्पेस साइंस समझने के लिए सबसे पहले तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी से पहले सोलर सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो सोलर सिस्टम क्या होती है? बेसिकली हमारे सूरज के चारों तरफ कुछ एरियाज लेके ये सोलर सिस्टम फॉर्म होता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स है, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है। फिर बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। तो 8 ऐसे प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है एंड साथ साथ में कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सारे चीज साथ में रहते हैं। तो ये सब कुछ मिला के सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर जो भी चीजें आती है वो सारे के सारे चीज सोलर सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोलर सिस्टम के पार्ट में हमें प्लैनेट्स के बारे में जानना है। प्लैनेट्स एक सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब महाकाश की एक तरह की चीजें हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, तो ये इसके इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है। इलिप्टिकल मतलब इस टाइप का एक ऑर्बिट रहता है। सन आइदर यहाँ पे रहता है या फिर यहाँ पे रहता है। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है वो एक किसी स्टार के अराउंड, मतलब किसी नक्षत्र के चारों तरफ ये घूमता रहता है। ठीक है, अगर ये स्टार के तरह चारों तरफ घूमता है तो ये प्लेनेट है, और जो भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं उसे सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे हमारे पृथ्वी के लिए कौन सा है? मून है, चांद है। ठीक है, तो प्लैनेट्स जो भी है हमारे सोलर सिस्टम में, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा है जोवियन प्लैनेट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होती है? ये इनर सर्कल के अंदर रहता है, मतलब ये सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट के जो बीच में है, मतलब सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में है, उसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रॉक, पत्थर, मेटल्स ये सब से बना हुआ है। मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। और इसकी जो डेंसिटी है वो रिलेटिवली ज्यादा है। इनर सर्कल में मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है। तो 4 प्लैनेट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। और आउटर सर्कल में, मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जितने प्लैनेट्स हैं उसके साइज बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि जुपिटर लाइक प्लैनेट इसे कहा जाता है। ये आउटर सर्कल के अंदर होती है, इसे जोवियन प्लैनेट कहते हैं, मतलब जुपिटर लाइक। इसमें कौन कौन आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसकी जो डेंसिटी है वो काफी कम है, इसलिए देखा जाए कि जुपिटर या फिर सैटर्न ये जो है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गैस जाइंट की तरह ही है। मतलब इसके जो कोर है, जैसे पृथ्वी का एक कोर है, इसमें एक टेरेस्ट्रियल ऊपर कवरिंग है जिसके अंदर हम बने हुए हैं। तो जुपिटर का ऐसा कोर बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसमें गैसेस बहुत ज्यादा है। जुपिटर, सैटर्न ये सब के गैसेस बहुत ज्यादा है। तो द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर नियरली सर्कुलर। मोस्टली ये सारे सर्कुलर होते हैं, कुछ कुछ के इलिप्टिकल होते हैं एंड बट बहुत सारे कॉमेट्स है, एस्टेरॉयड है, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। तो प्लैनेट के मोस्टली सर्कुलर होते हैं या फिर इलिप्टिकल होते हैं, बट कुइपर बेल्ट, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स ये सबकी इलिप्टिकल होती है। ठीक है, अब आते हैं सोलर सिस्टम के अदर बाकी सारे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बाकी और सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या मिलता है? प्लैनेट के बारे में हमने देख लिया है, एस्टेरॉयड बेल्ट,
सबसे पहला है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट कौन सा है? ये एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, दिस इज एस्टेरॉइड बेल्ट, जो है कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर रेमनेंट्स ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन दैट सर्कल सन इन ए जोन लाइंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ग्रह के फॉर्मेशन के टाइम पे, बनने के टाइम पे जो छोटे मोटे चीजें रह गया था वो सारे एक पैच जैसा बना हुआ रहता है, और वो कहां पे है? जुपिटर और मार्स के बीच में। इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। द सर्कुलर चेन ऑफ एस्टेरॉइड इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। इसके अलावा प्लूटो एंड शैरन। तो प्लूटो क्या है? इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। प्लूटो ये जो है इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, ये एक्चुअल प्लैनेट के अंदर नहीं आता, तो इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पहले प्लैनेट ग्रह कह रहे थे, बट अब ये ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है। ठीक है, और शैरन है प्लूटो के सबसे बड़ा ग्रह, सैटेलाइट, मून। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज है कुइपर बेल्ट। तो कुइपर बेल्ट क्या है? ये एक ग्रेट रिंग जैसा बना हुआ है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। एक ये जो रिंग बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड कुइपर बेल्ट। तो ये कुइपर बेल्ट जो है यही है बेसिकली हमारी सोलर सिस्टम की बाहर की जो लिमिट वही है। ठीक है, दिस इज हमारी आउटर लिमिट ऑफ सोलर सिस्टम। ये एक ग्रेट रिंग जैसा बना हुआ है। डेब्रिस मतलब बहुत सारे ऐसे वेस्ट चीजों से बना हुआ है, जैसे एस्टेरॉइड से जो बनते टाइम थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज बनना हुआ रह गया, वो सारे कुइपर बेल्ट पे है। और कॉन्सिस्टिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स कॉम्पोस्ट प्राइमरीली ऑफ आइस, ये आइस से बना हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट, जो पहला ऐसा चीज हमारे इंसानों से, हम इंसानों से बना हुआ जो कुइपर बेल्ट को क्रॉस किया है, वो है नासा की वॉयेजर मिशन। ये हमें याद रखना होगा। जितने भी मिशंस है उन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो इसको बस याद रखना है कि फर्स्ट ऐसा मैनमेड ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसने कुइपर बेल्ट को क्रॉस किया है वो है नासा की वॉयेजर मिशन, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2। तो ये हो गया कुइपर बेल्ट। नेक्स्ट आते हैं कॉमेट्स। कॉमेट क्या होते हैं? ये एक आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम, सोलर बॉडी है जो सन के पास, सन के बहुत करीब से पास करता है, एंड हीट जनरेट होती है जब इसके ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ता है। ठीक है, और इसके सोलर विंड भी बनते हैं। सोलर विंड सोलर रेडिएशन के वजह से ये जब पास करते तो देखने में ये झाड़ू जैसा दिखता है, झाड़ू या फिर कॉमा जैसा दिखता है। कभी कभार हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जब आते हैं तो उसे दिखते हैं जैसे बहुत ही फेमस एक कॉमेट है हैलीज कॉमेट, जो 72 या 76 इयर्स के इंटरवल में कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है। ये जो है मोस्टली इसका एक टेल रहता है, दिस इज कॉमेट। तो कॉमेट्स कंटिन्यूअसली आता रहता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब है डायरेक्शन बट प्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा नहीं होते, तो कंटिन्यूअसली कॉमेट्स देखने को मिलता है। अब आते हैं कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे मीटियोराइट्स, मीटियोराइट्स, ये इसके बारे में पता करते हैं। तो मीटियोराइट्स क्या होता है? सॉलिड डेब्रिस है और वेस्ट मटेरियल है जो किसी एस्टेरॉइड से, कॉमेट से या फिर किसी तीसरे चीज से धक्का लगने की वजह से बना है। मतलब एस्टेरॉइड का या फिर कॉमेट का कोई टूटा हुआ पार्ट है जो बाहर निकल के आ गया। ठीक है, अब वो महाकाश में ऐसे ही घूम रहा है। ठीक है, तो जब ये घूम रहा होता है इसे मेटेरॉइड कहा जाता है। मेटियोर क्या होता है? जब ये मेटियोरॉइड हमारे अर्थ के, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे आते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही पहुंचते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। अब जलने की वजह से क्या होता है, उसमें आग जैसा जलता रहता है, वो बर्निंग होती है उसकी। तो जब वो बर्निंग होती है हमें लाइट की तरह दिखता है। जब हम ये रात के टाइम देखते हैं तो उसे ऐसे
आसमान से जाता हुआ कोई लाइट जैसा दिखता है तो उसे मीटियोर कहते हैं। अब मीटियोर अगर बहुत सारे होते हैं तो उसे मीटियोर शावर कहते हैं। इसे पॉपुलरली शूटिंग स्टार या फिर फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। तो शूटिंग स्टार या फिर फॉलिंग स्टार किसे कहते हैं? मीटियोर को कहते हैं। ओके, तो ये स्ट्रीक ऑफ लाइट है जो अपीयर होते हैं जब भी मेटेरॉइड्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। मेसोस्फीयर में जब भी आते हैं, अबाउट 200 किलोमीटर के आसपास जब भी होते हैं तो ये बाढ़ना होना स्टार्ट होते हैं, मतलब जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मीटियर जो है वो हमारे आसमान में ही जो एटमॉस्फेयर है उसमें जल के राख हो जाते हैं। बट कुछ कुछ केसेस में जो मीटियोरॉइड है, जो मीटियोर है, वो पूरा का पूरा जलता नहीं है, पूरा कंप्लीटली इसका जलन नहीं होता है और ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं, मतलब ये जमीन तक पहुंच जाते हैं। तो इसे तब मीटियोराइट कहते हैं। मीटियोराइट की वजह से ही बहुत सारे जगह पे ऐसे लेक्स बनते हैं और कहा जाता है कि डायनासोर के जो मास एक्सटिंक्शन हुई थी उसका भी रीजन ये ऐसे मीटियोर शावर ही था। ये एक हाइपोथेसिस है। जैसे मीटियोराइट की वजह से महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस लेक है लोनार लेक, जो इंडिया में बना हुआ है, यही मीटियोर गिरने की वजह से बनी थी। ठीक है, तो आई होप ये इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। मीटियोराइट जब ये स्पेस में है, मीटियोर शावर जब ये एटमॉस्फेयर में है, दिस इज स्पेस, दिस इज एटमॉस्फेयर, और जब हमारे जमीन पे होते हैं तो वो मीटियोराइट होते हैं। ठीक है, तो ये था। अब आते हैं, जब भी हम स्पेस को पढ़ेंगे, सैटेलाइट को पढ़ेंगे, तो एक हमें चीज जानना पड़ेगा, वो है ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट है एक रेगुलर रिपीटेटिंग पाथ जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अराउंड घूमते रहते हैं। मतलब जैसे कि सान की तरफ, सान की चारों तरफ हमारे अर्थ घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक रास्ते में ही घूम रहा है। ऐसा तो नहीं कि मंगल में जाके टक्कर मार रहा है या फिर कभी मन हुआ तो ऐसे वेनस के पास चला गया, चला जाता है पर टक्कर तो नहीं मानता, सबका अपना अपना पाथ है। तो वो जो सबका फिक्स्ड एक पाथ है उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है। सबके ऑर्बिट रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड है, एंड जो भी सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, उस जो भी सोलर सिस्टम के चीजें है, ऑब्जेक्ट है, उन सब के ऑर्बिट सन के अराउंड है, सूरज के अराउंड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेनिंग द सन मूव अलोंग और क्लोज टू एन इन इमेजिनरी फ्लैट सर्फेस कॉल्ड इलिप्टिकल प्लेन। तो मोस्टली जो भी ऑब्जेक्ट घूमते हैं वो आइदर सन की तरफ, सन के चारों तरफ घूमते हैं, और वो रास्ता कौन सा होता है? वो इलिप्टिकल पाथ होता है, जिसका मैंने अभी अभी फोटो बना के दिखाया। ठीक है, और एक चीज क्या जानना है कि ऑर्बिट जो होती है वो हमारे अर्थ के लिए भी होती है। जैसे अर्थ की चारों तरफ जो भी सैटेलाइट होते हैं उन सब का भी अपना अपना ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो अर्थ की जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता रहता है। अब आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट जो भी है सबके अपने अपने अलग अलग शेप होते हैं, मोस्टली इलिप्टिकल होती है सबकी। कुछ कुछ प्लैनेट जो है उसके लिए ऑर्बिट ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है। जैसे हम मरकरी की बात करें, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर है। फॉर ऑर्बिट्स, फॉर कॉमेट्स ऑर्बिट्स हाईली एसेंट्रिक और स्क्विज्ड ऑर्बिट होती है, मतलब इसमें एक्सेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, ये पैराबोलिक वे में मूव करते हैं। जो कॉमिक्स होते हैं वो कॉमेट्स जो एक बार दिखता है हमें, बहुत सालों बाद, शायद 2-3 हजार सालों बाद एक बार दिखेगा, मतलब वो ऑलमोस्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, सिंस मोस्ट ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल, the objects that orbit around do not always stay at the same distance। तो इलिप्टिकल जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो हमेशा जिसके चारों तरफ घूम रहा है उसके आसपास नहीं रहता। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी की 2 डिस्टेंस है, जब सन पास रहता है, सूरज पास है, तब एक डिस्टेंस है,
जब सूरज दूर है तब एक डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, और वो एवरेज के ऊपर ही डिपेंड करके जितना भी लॉन्च होते हैं, जैसे मंगलयान लॉन्च हो रहा है, चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, या फिर जितने भी एक्सप्लोरेशन मिशन चलता है, ये जैसे वॉयेजर के बारे में हमने बताया, तो वो यही कैलकुलेट करके देखा जाता है कि सन से कितना दूर है, कितना पास है। ओके, तो कुछ कुछ क्लोज होती है, कुछ कुछ दूर होती है। जब अर्थ की कोई सैटेलाइट, कोई ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सबसे पास होते हैं, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो अर्थ के जो सबसे करीब पॉइंट है, इसे पेरिजी कहा जाता है। ओके, और जो सबसे दूर की पॉइंट है, इसे एपोजी कहा जाता है। तो पेरिजी और एपोजी किससे रिलेटेड है? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो भी सैटेलाइट घूमता है, उसे पेरिजी और एपीजी दोनों पॉइंट को दिखते हैं। अब पेरी मतलब है पास, एपो मतलब है दूर। पी से पेरी, पी से पास, ठीक है। अब जी मतलब जियो, ये सारे आर्ट से रिलेटेड चीजें होती है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब आर्थ, हमारे जो संस्थान है वो हमारे आर्थ के अंदर चीजों को देखते हैं, ठीक है। या फिर जियो मैग्नेटिज्म, मतलब आर्थ से रिलेटेड मैग्नेटिज्म। आई होप जियो मैग्नेटिज्म के आपने क्लास किया है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। वैसे ही सिमिलरली हेलियो या फिर हेलियन, इसका मतलब है सन। तो पेरी हेलियन मतलब जिस टाइम पे सन पास रहेगा, सन पास है, पेरी हिलियन, और दूसरा है एपहिलियन। तो एपहिलियन मतलब जब दूर है, ये है क्लोज, ये है फार, ठीक है। तो पेरी जी मतलब पृथ्वी के पास, एपोजी मतलब पृथ्वी से दूर, पेरी हिलियन मतलब सन के पास, पेरी एपहिलियन मतलब सन से दूर, ठीक है। तो ये डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जैसे अर्थ का है, वेनस का है, मार्स का है, तो बहुत सारे ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सैटेलाइट किसे कहा जाता है। तो सैटेलाइट क्या होती है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, ठीक है। तो सैटेलाइट नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड हो सकता है। अर्थ की जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं। देयर आर मेनी मैनमेड सैटेलाइट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो मैनमेड जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कुछ कुछ ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कम्युनिकेशन करने वाले सैटेलाइट्स रहते हैं। कम्युनिकेशन करने वाले सैटेलाइट मतलब इनसैट सीरीज है, जीसैट सीरीज है, एडूसैट है, हैमसैट है। तो कम्युनिकेशन मतलब ये जैसे हम फोन कॉल कर रहे हैं, या फिर सैटेलाइट फोन यूज कर रहे हैं, या फिर टेलीविजन यूज कर रहे हैं, रेडियो यूज कर रहे हैं, तो उस सब के लिए जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत पड़ता है। और ये कहाँ पे है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये क्या होती है? ये अर्थ मतलब पृथ्वी का कोई हिस्सा चेक करते रहते हैं। ये स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं या फिर नॉर्मल सैटेलाइट्स भी होते हैं, जैसे IRS सीरीज, कार्टोसैट, रिसोर्सैट, ओशनसैट, रिसैट सैटेलाइट्स। ये सब क्या होते हैं? कार्टोसैट जैसे कार्टोग्राफी देखते हैं, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं। रिसोर्सैट क्या करते हैं? रिसोर्सैट का काम है मतलब कहीं पे फ्लड हो रहा है, या फिर कहीं पे बर्फ गिरने वाले हैं, या फिर ग्लेशियर का क्या कंडीशन है देखने वाले हैं, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हुई है उस एरिया को चेक करते हैं, तो वो रिसोर्सैट देखते हैं। ओशनसैट, ओशन समुद्र के अंदर क्या चल रहा है, कोई साइक्लोन कंडीशन बनने वाला है कि नहीं, ये सारे ओशनसैट चेक करते हैं। रिसैट भी वैसे ही है, और रिसेंटली इन्वेंशन एस्ट्रोसैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेविगेशन सैटेलाइट, जो नेविगेशन में यूज होने वाला है। जैसे कि हमारे यूएसए का था GPS, वैसे ही हमारे गगन सैटेलाइट्स हैं
और IRNSS या फिर IRNSS उसका मतलब साइंटिफिक नाम था, कमर्शियल नेम नाविक। ठीक है, ये नेविगेशन सैटेलाइट है, मतलब आप रास्ते में जा रहे हैं, नेविगेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस मिशन के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन, गगनयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, ये सारे हैं। फिर कुछ कुछ स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं जो छोटे छोटे काम के लिए यूज होते हैं, जैसे नैनोसैट है, जुगनू। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना होगा, ये सारे नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट के टाइप्स। तो सैटेलाइट ऑर्बिट का फर्स्ट टाइप है लो अर्थ ऑर्बिट, ये सबसे नीचे रहता है। सैटेलाइट्स इन लोअर ऑर्बिट आर क्लोजेस्ट टू अर्थ, तो अर्थ के सबसे करीब रहते हैं। टिपिकली इसका जो ऑल्टीट्यूड है 2000 किलोमीटर तक के होते हैं। These orbits are used for applications like Earth observation, weather monitoring and communication. तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही काम आता है। IMD की जो फोरकास्ट होती है, हमारी बारिश होने वाला है या फिर पसीना आने वाला है या फिर साइक्लोन रहेगा, बर्फ गिरने वाले हैं, ये सब कुछ वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो किस लिए होती है, 2000 से 35,786 तक जो ऑर्बिट होती है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये नेविगेशन में यूज होने वाला है, तो जीपीएस के साथ साथ IRNSS भी होगा, या जिसका नाम है नाविक, ये भी होगा। नेक्स्ट आते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो जियो क्या होती है, ये बेसिकली एक ही लोकेशन पे फिक्स रहता है। इसके जो सैटेलाइट्स है वो अगर ऊपर चल गया तो वो वहीं पे रहता है, मूव बहुत ज्यादा नहीं करता। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती है वो ऐसे पोजीशन किया जाता है 35,786 किलोमीटर पे, ये होती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो ये जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में अगर हम पृथ्वी से देखें तो पृथ्वी का जो घूमने का रेट और सैटेलाइट का जो घूमने का रेट दोनों सेम है। तो पृथ्वी से अगर हम देखते हैं तो हमें लगेगा कि वो जो सैटेलाइट है वो वहीं पे बैठा हुआ है, वो घूम ही नहीं रहा है, बट एक्चुअली वो घूम रहा है, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। बट जब हम उसे अर्थ से देखते हैं तो उसे ऐसे स्थिर दिखता है। ठीक है, तो ये जो होती है ये फ्रिक्वेंटली यूज कहाँ होती है, टेलीकम्युनिकेशन में। क्योंकि अगर टेलीकम्युनिकेशन की सैटेलाइट हट जाए, तो मान लो किसी को रेडियो सिग्नल भेजना है, तो अगर सैटेलाइट हट गया तो कैसे हो पाएगा, या फिर टीवी के सिग्नल भेजना है, अगर सैटेलाइट ही हट जाए तो टीवी में ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए वेदर ऑब्जर्वेशन और टेलीकम्युनिकेशन में जियो यूज होती है। नेक्स्ट आते हैं पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट क्या होती है, ये अब तक हम देख रहे थे इक्वेडर के ऊपर मोस्टली था, ये हमारे जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ये सारे ऑर्बिट बनता था। अब आते हैं जो पोलर ऑर्बिट, मतलब ये पोल के चारों तरफ इसका जो ऑर्बिट है वो पोल को क्रॉस करता है। कैसे, दिस ऑर्बिट पासेस ओवर अर्थ्स पोल प्रोवाइडिंग ए ग्लोबल कवरेज स्पेशली यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस लाइक अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो पोलर ऑर्बिट क्या करता है, ये ग्लोबल कवरेज देता है, ये होती है पोलर सैटेलाइट। दिस इज पोलर सैटेलाइट जो पोल को ऐसे घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये एक पोलर ऑर्बिट है, सिमिलर पोलर ऑर्बिट है, बट जैसे अर्थ सन की तरफ 23.5 डिग्री हिला हुआ है, ये सैटेलाइट का ऑर्बिट भी वैसे ही हिला हुआ है। तो जब सन जिस डायरेक्शन में है तो वो सैटेलाइट भी वैसे ही मूव करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट वेयर द सैटेलाइट्स ऑर्बिटल प्लेन presses or rotates around the earth at the same rate of the earth orbits the sun। तो ये भी देखा जाए तो जियो स्टेशनरी की तरह है, क्योंकि दोनों में ही रेट सेम है,
बट एक इक्वेटोरियल रीजन से होती है, एक पोलर रीजन से जा रही है, ठीक है। ये जो है ऑलवेज एक लोकेशन पे सेम एरिया में अर्थ को ऑब्जर्व करता है। हर एक मतलब जिस लोकल टाइम पे जहां पे होनी चाहिए वो हर दिन उसी लोकल टाइम पे वो सैटेलाइट वहीं पे होगा। अगर ये देखा जाए कि डेनमार्क में सुबह 7 बजे, डेनमार्क के लोकल टाइम में सुबह 7 बजे वो सैटेलाइट दिखता है, तो 365 दिन वही उसी टाइम पे दिखेगा। अगर दोपहर में 2 बजे अर्थ के ऊपर वही सैटेलाइट दिखता है, इंडिया के ऊपर वही सैटेलाइट दिखता है, तो हर दिन 2 बजे वो सैटेलाइट इंडिया के ऊपर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जब भी लो अर्थ ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करना होता है तो ये जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को यूज किया जाता है। कोई भी हायर ऑर्बिट में इसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे कौन सा है? लोअर अर्थ ऑर्बिट, दिस इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट, फिर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, फिर आते हैं पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियोसिंक्रोनस या फिर जो है जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, तो ये था। तो सी 160 से 2000 किलोमीटर तक है लोअर अर्थ ऑर्बिट। फिर आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, थोड़ा सा दूर है। उसके बाद है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, इंक्लाइनेशन के ऊपर डिपेंड करके इक्वेटोरियल एक ऑर्बिट होती है, एक पोलर ऑर्बिट है। जैसे ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो था मोस्टली ऐसे इक्वेटोरियल रीजन पे था, और दूसरा है पोलर ऑर्बिट एंड इंक्लाइंड ऑर्बिट में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। तो आई होप ये डिटेल्स में आपको समझ में आ गया है। तो सी ये दूसरा और एक फोटो है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो पोलर ऑर्बिट है ऐसे रहते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट उससे थोड़ा सा हिला हुआ है, और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तो हमें पता ही है, ठीक है। अब आते हैं सैटेलाइट। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सैटेलाइट का एक स्पीड है, सैटेलाइट उस स्पीड में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो ये जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं जी, जैसे कि वो चंद्रयान हो या फिर मंगलयान हो या फिर शुक्रयान की बात हो रहा है, तो सैटेलाइट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, मतलब कोई सैटेलाइट अगर है तो उसे पृथ्वी की जो अविकर्ष फोर्स है, बल है, उससे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। सैटेलाइट बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसका स्पीड वैसे कर रखा है, बट जब भेजना होगा तो एक जो गतिवेग है उससे ज्यादा जल्दी जाना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल सकता है। और जिस मिनिमम वेलोसिटी से वो बाहर जा सकता है, कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर जा सकता है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बहुत आसान है। देखिए, जो मिनिमम वेलोसिटी है, कोई भी ऐसे मूविंग बॉडी है उसको, जैसे कि रॉकेट, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर जा सकता है, एस्केप कर सकता है, लाइक अर्थ, एंड मूव आउटवर्ड इन द स्पेस इज द एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ के चारों तरफ कोई एक रॉकेट घूम रहा था, या फिर हम अर्थ से कुछ रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। मिनिमम जिस वेलोसिटी पे जाने के बाद वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ऑन अर्थ एस्केप वेलोसिटी जो है 40,270 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 11,186 मीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के लिए है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे, ये जो एस्केप वेलोसिटी है, इसके कम वेलोसिटी में जो सैटेलाइट्स अर्थ की चारों तरफ घूमता रहता है, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्बिट अराउंड ए सेलेस्टियल बॉडी, जैसे पोलर, जैसे कोई प्लैनेट और स्टार, ये जिस मिनिमम वेलोसिटी पे
अर्थ की तरफ या फिर अपने जो जिसके चारों तरफ घूमना है उसके चारों तरफ घूम सकता है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इन जनरल अर्थ के लिए जो मीन ऑर्बिटल स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, या फिर 18.5 माइल पर सेकेंड। आई होप ये इसके वेलोसिटी आपको समझ में आ रहा है। तो ये इसके वेलोसिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आप देख सकते हैं, हाफ एम बी जो एनर्जी है टोटल वहां से निकाला गया है इसे, तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजते कैसे हैं? आप सैटेलाइट को तो हमने पढ़ लिया कि इसको जाके ऊपर किसी ऑर्बिट में प्लेस करेंगे तो वो घूमता रहेगा, या फिर अगर एक्सप्लोरेशन मिशन है तो हम किसी तरह ऑर्बिट को बाहर छोड़ देंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वहां तक हम छोड़ेंगे कैसे, ये सवाल अब आता है। तो सवाल यह है कि हम सैटेलाइट को कैसे स्पेस में भेजते हैं। उसके लिए सैटेलाइट लॉन्चर या फिर रॉकेट लॉन्चर यूज किया जाता है। तो ये एक लॉन्च व्हीकल होती है या फिर कैरियर रॉकेट होते हैं जिसमें पेलोड मतलब सैटेलाइट जो है, जो वजन है उसको कैरी करके अर्थ के सरफेस से स्पेस तक लेके जाते हैं और वहां पे छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो उसे सैटेलाइट लॉन्चर कहा जाता है। सैटेलाइट लॉन्चर मोस्टली दो टाइप के होते हैं। इंडिया में 2 ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्चर है, एक है PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। तो PSLV का मतलब क्या होती है, ये पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मतलब पोलर सैटेलाइट मतलब जो पोलर ऑर्बिट पे जाएगा, या फिर कोई ऐसा सैटेलाइट जिसको हम बाहर भेजने वाले हैं वो अर्थ के चारों तरफ एक बार या फिर 2 बार या फिर जितना जरूरत पड़े उतनी बार पोलर ऑर्बिट पे घूम के फिर बाहर जाएगा। अगर ऐसा है तो उसे PSLV कहा जाता है। जियोसिंक्रोनस क्या है, तो वो आइदर जो रॉकेट है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाके बिठाएगा या फिर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे घूम के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। PSLV GSLV। ओके, तो PSLV जो है इंडिया में, PSLV जो है ये मोस्टली इंडिया का जो आप कह सकते हैं इसरो का, जैसे हम अगर बाहर निकालते हैं तो हमें जब बहुत जल्दी ई रिक्शा मिल जाता है या फिर ऑटो रिक्शा मिल जाता है जहां से जिसको यूज करके हम छोटे मोटे डिस्टेंस में कहीं पे भी जा सकते हैं, राइट। तो ये इसरो का आप सोच सकते हैं कि ऑटो रिक्शा टाइप है। तो इसको यूज करके मतलब मोस्ट सक्सेसफुल जितनी भी लॉन्चेस हुई है वो PSLV से हुई है। इसके 4 स्टेज है, 4 स्टेज व्हीकल है। तो 4 स्टेज व्हीकल में सॉलिड फेज है, मतलब 4 स्टेज मतलब इसमें फ्यूल की स्टेज रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड फेज, फिर लिक्विड फेज, फिर सॉलिड फेज, फिर लिक्विड फेज, 4 स्टेज होती है। इसके बहुत सारे वेरिएशन है। PSLV एक है, PSLV XL है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसका पेलोड काफी ज्यादा है, मतलब वो भारी सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेज सैटेलाइट है। और हर एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रॉकेट लॉन्चर होती है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्चर होती है, तो उसमें जो फर्स्ट फेज होती है हमेशा सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। दिस इज सॉलिड फ्यूल। क्यों? क्योंकि सॉलिड फ्यूल जितना फर्स्ट थ्रस्ट दे सकते हैं, मतलब जितना पावर दे सकते हैं सैटेलाइट को या फिर रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए, उतना कोई और नहीं दे सकता। ना लिक्विड फ्यूल दे सकता है, ना क्रायोजेनिक फ्यूल दे सकता है। तो हमेशा चाहे वो PSLV हो, चाहे वो GSLV हो, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो, हमेशा फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया PSLV। नेक्स्ट आते हैं GSLV। तो ये GSLV जो है 3 स्टेज लॉन्चिंग व्हीकल है। फर्स्ट स्टेज जो है सॉलिड स्टेज व्हिच प्रोवाइड्स लिफ्ट ऑफ। सी, लिफ्ट ऑफ प्रोवाइड करने के लिए आपको सॉलिड फ्यूल की जरूरत है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज जो है लिक्विड स्टेज या फिर सेमी क्रायोजेनिक स्टेज।
ये मोस्टली लिक्विड स्टेट ही रहता है। थर्ड स्टेट जो है क्रायोजेनिक स्टेट है। तो सी, ये पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हुआ करता था, उसके बाद इंडिया ने ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल स्टार्ट किया, उसके बाद PSLV आया, फिर PSLV का वेरिएशन बनाया गया PSLV XL, फिर GSLV Mark II ये, और उसके बाद सबसे सक्सेसफुल अभी तक का GSLV Mark III। इसे ऑलमोस्ट छोटा हाथी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो मतलब बहुत ज्यादा पेलोड इसे आप इसके थ्रू लॉन्च करा सकते हैं। सी, आप देख सकते हैं जैसे लिफ्ट ऑफ SLV के लिए था 17 टन, उसके बाद ASLV के लिए 39 टन, फिर PSLV XL में 320 टन के अराउंड, GSLV Mark III में 414 टन, और जब GSLV Mark III आ गया 640 टन। तो ये जो है मतलब PSLV से डबल तक लिफ्ट करा सकता है। ओके, तो सैटेलाइट लॉन्चर के बारे में हमने जान लिया। आपको क्या याद रखना है, PSLV GSLV इंडिया के 2 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। अब आते हैं, इसमें हमने एक ये पढ़ा क्रायोजेनिक फेज। तो क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? इन फिजिक्स क्रायोजेनिक मतलब है प्रोडक्शन और बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में कैसे होते हैं। इन जनरल जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है क्रायोजेनिक का वो ये है कि 120 केल्विन या फिर -153 डिग्री सेल्सियस में कोई अगर मिनिमम -153 डिग्री सेल्सियस में अगर हम कोई चीज को यूज कर रहे हैं तो वो क्रायोजेनिक है, जिसे कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन से अलग किया जाता है। ओके, तो क्रायोजेनिक स्टेज रॉकेट का क्या होता है, जो जब भी रॉकेट इंजन लिफ्ट करते हैं तो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के सरफेस में सबसे ज्यादा है। ये हमने ग्रेविटी की चैप्टर में पढ़ा था। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो अर्थ के थ्रस्ट सबसे ज्यादा है अर्थ के सरफेस में, इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना है। तो जो यूज होती है फ्यूल वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजर और हाइड्रोजन है फ्यूल। ठीक है, जो एक बहुत अच्छा सा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है गैसियस फॉर्म में। तो ये जो बिगर फ्यूल चेंबर हो दैट मीन्स बिगर साइज और लार्जर वेट ऑफ रॉकेट विच मीन्स लोअर पेलोड। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम यूज करेंगे तो लिक्विड, ये लिक्विड कंडीशन में है, बहुत प्रेशर में है या फिर गैस स्टेज में है, तब क्या होगा, जो हमने सैटेलाइट के लिए जो व्हीकल बनाए उसमें ये जो फ्यूल टैंक है ये बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी वो ऊपर जा सकता है। अब अगर फ्यूल टैंक बहुत बड़ा हो गया तो सैटेलाइट का वजन कम करना होगा, क्योंकि क्या होगा, पेलोड कम करना है तभी वो बाहर जा पाएगा। एक वजन तक ही लेके जा सकता है ना, राइट। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया गया, उसको लिक्विड फॉर्म में लाया गया, फिर उसको क्रायोजेनिक फॉर्म में लाया गया। क्रायोजेनिक मतलब इसको लिक्विफाई करके इतना कंप्रेस कर दिया कि वो -153 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के भी नीचे चला गया। तो क्रायोजेनिक फॉर्म ने क्या किया, ये जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर दिया, प्रोपेलेंट का डेंसिटी बढ़ा दिया और थ्रस्ट बढ़ गया, बॉन्डिंग टाइम कम हो गया। तो ये उसके बेनिफिट्स है। तो जो भी इंजन ये लिक्विड फॉर्म के बाद क्रायोजेनिक फॉर्म यूज करते हैं उसे क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया कि सॉलिड लिक्विड फेस PSLV का था, PSLV XL का है और GSLV का सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। ओके, तो आई होप ये अभी तक हमने सोलर सिस्टम के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में जो भी पढ़ा है आपको ये चीजें याद रहेगा, समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीटली फ्री है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये जो टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी की हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।